Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, बहुत ही बड़ा यूनिट है। इसमें हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करने के कगार पे आ गए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर, द इमीडिएटली द नेक्स्ट चैप्टर का नाम सभी को मालूम है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। और इस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो नंबर वेरी फर्स्ट या फर्स्ट वीडियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं तो इमीडिएटली आपको किसकी याद आती है? आपको जिसकी याद आती है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग का मतलब रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में ब्रीदिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। Then from next lecture we will discuss about the respiratory system in case of human being. Here we go, ladies and gentlemen. तो सबसे पहला सवाल आप सभी को होगा कि what exactly is the breathing। तो जब भी हम ये सवाल बोलते हैं ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के लिए एक दूसरा वर्ड बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। यस सर। सो ब्रीदिंग का मतलब होता है वेंटिलेशन। इनफैक्ट आपको वेंटिलेशन आने के बाद वेंटिलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड लगता होगा, तो एक बार ज़रा फोकस करते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है आप हवा को अंदर लेते हो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में या अपने बॉडी के अंदर और हवा को बाहर छोड़ते हो। तो आप हवा लेते हो, मतलब आप यू ऑलवेज इनहेल द एयर, और इस एयर में, इस एयर को हम ऑक्सीजनेटेड एयर बोलेंगे, लेकिन जो हवा आप बाहर छोड़ते हैं उसमें फाउल एयर होता है। फाउल वर्ड का मतलब क्या होता है? फाउल वर्ड का मतलब होता है CO2 रिच एयर। पक्का? सो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्रीदिंग। सो जब हम ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ एयर, intake of air and release of air। तो हम एयर को इंस्पायर करते। जब मैं बोलता हूं आपको कि इनटेक ऑफ एयर, तो इनटेक ऑफ एयर का मतलब होता है इंस्पिरेशन। सो इनटेक ऑफ एयर इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ इंस्पिरेशन। एंड release of air is always called as a expiration। सो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। सांस अंदर लेने के फिनोमिनन को हम इंस्पिरेशन कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने के फिनोमिनन को हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जब दोनों एक साथ आता है तब जाके वो ब्रीदिंग क्या है, लाता है। यस सर। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने सेकंड पॉइंट के बारे में, इज रेस्पिरेशन एग्जैक्टली में होता क्या है। यस सर। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, देखो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है, आप समझ लीजिए। रेस्पिरेशन का पर्पस है टू प्रोड्यूस एटीपी, टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी को प्रोड्यूस करना, दैट इज गोइंग टू बी द पर्पस। यस सर। एटीपी को प्रोड्यूस करना, दैट इज गोइंग टू बी द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी, ऑब्वियसली एटीपी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, अगर सेल के अंदर या बाहर कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना है, अगर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ये सारी एक्टिविटी के लिए हमेशा एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए
रेस्पिरेशन का रोल आता है। ब्रीदिंग में आपको एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन रेस्पिरेशन का पर्पस ये होता है कि इसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये एटीपी किस वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये एटीपी प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यस सर, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, फैटी एसिड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, प्रोटीन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी सेल को चॉइस दूं कि भैया तेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, तो तू किसको ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाना चाहेगा? तो सेल बोलेगा कि मैं ग्लूकोज को बनाना चाहूँगा। इसीलिए ग्लूकोज को मोस्ट सिंपलेस्ट सबस्ट्रेट बोला जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला जाता है। बात समझ में आ गई? यस सर, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लूकोज ही लिखता हूँ फिलहाल के लिए। यस सर, लेकिन आप हमेशा याद रखना फैट और प्रोटीन को भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। सो रेस्पिरेशन का पर्पस है टू प्रोड्यूस एटीपी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात आ गई है, यहाँ पे आ गया है कि ऑक्सीडेशन। यस सर, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यस सर, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में भी ऑक्सीडेशन के 3 डेफिनेशन होते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तब जाके ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो भी ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर हाइड्रोजन लॉस हो गया देन ऑल्सो ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहलाता है। सो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, और ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये कभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए तो कुछ ऑक्सीडेशन होते हैं या कुछ रेस्पिरेशन होते हैं, उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात यहाँ पे करने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप हमेशा पर्पस समझिए। एग्जैक्टली मैं आपको डेफिनेशन रेस्पिरेशन नहीं बता रहा हूँ, रेस्पिरेशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, है ना। तो एग्जैक्टली व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज टू प्रोड्यूस द एटीपी। कैसे? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मोस्ट कॉमन फूड कौन होगा? जो मोस्ट कॉमन फूड होगा वो ग्लूकोज होगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब हम आगे जाते हैं, हम लोग सीखते हैं कि ये जो ब्रीथिंग है और रेस्पिरेशन है ये कैसे अलग हो गया। ये बात हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे, और फिर हम रेस्पिरेशन के टाइप के बारे में फोकस करते हैं। तो लेट अस मेक वन स्मॉल टेबल, जिस टेबल में हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग। थर्ड पॉइंट है ब्रीदिंग। We'll talk about the breathing versus respiration. Breathing versus respiration के बारे में बात करेंगे, है ना। चलो, तो जब भी मैं ब्रीदिंग के बारे में बात करता हूँ तो हमको ये समझना है there is always a intake of air. Yes sir. ब्रीदिंग का मतलब होता है intake of fresh air and release of foul air। ये पहला पॉइंट है जो आपको समझ में आ गया है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर अंदर लेना और रिलीज ऑफ फाउल एयर। यस सर। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ब्रीदिंग में कभी भी एटीपी प्रोड्यूस
नहीं होता है। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एटीपी नॉट प्रोड्यूस्ड, है ना। और हम यहाँ पे लिखते हैं एटीपी प्रोड्यूस, यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता है। यस सर। देन जब हम ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमारे मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लंग्स का मूवमेंट हो रहा है, इसमें डायफ्राम का मूवमेंट हो रहा है, इसमें रिब्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट आपको फिजिकली आंखों से दिखाई दे रहा है वीडियो में या नहीं दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। तो आपको ये अच्छे से समझना है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन मेरा बॉडी का सेल रेस्पिरेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, स्ट्राइक पे है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सेल के अंदर की बात है। एटीपी प्रोड्यूस करना या प्रोड्यूस नहीं करना ये सब माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी है, ये सब साइटोप्लाज्म की कहानी है, ये सब प्रोटोप्लाज्म की कहानी है। लेकिन ब्रीदिंग हमको दिखाई देता है। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस हो जाता है और रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल, आपके यूनिट का नाम क्या है? फिजियोलॉजी, मतलब लाइफ प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन एक लाइफ का प्रोसेस है, यस सर। और ब्रीदिंग एक लाइफ का प्रोसेस नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को ब्रीदिंग करना ही है, कुछ लोग ब्रीदिंग नहीं भी करते, जैसे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म वो ब्रीदिंग नहीं करता है, नहीं जरूरत है उसको यार, है ना। लेकिन रेस्पिरेशन सबके लिए जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है। कोरोना वायरस को जरूरी नहीं है, वायरस डोंट रेस्पायर, यस सर। सो आपको समझना है कि ये एक इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज अ फिजियोलॉजिकल, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना। ऑब्वियसली रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस नहीं है। एटीपी का मतलब होता है यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड होता है। रेस्पिरेशन में एनर्जी हमेशा एटीपी के फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन हीट एनर्जी के फॉर्म में भी होता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन में, दोनों में से एक प्रोसेस में एंजाइम यूज होता है। एंजाइम बोले तो बायोकैटलिस्ट, आप ऑलरेडी इस समय डाइजेशन सीखे, अमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये सारे जो भी है ये एंजाइम्स है। एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो ये आपको बेसिकली बताया गया है ना। और अगर एंजाइम आपको डिटेल में है बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में, यूनिट नंबर 3 में, तो उसमें और भी एंजाइम के ऊपर एक चैप्टर ही है आपको, है ना। सो अभी फिलहाल आप फोकस कीजिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक प्रोसेस में एंजाइम यूज होगा और एक में एंजाइम यूज नहीं होगा। किस में एंजाइम यूज होगा? सो ऑलरेडी रेस्पिरेशन में एंजाइम यूज होगा। आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में ग्लाइकोलाइसिस नाम की चीज सुनी होगी। ग्लाइकोलाइसिस हर बच्चा सुनता है, लेकिन उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, रेस्पिरेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस, जो हर कोई बचपन में सुनता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बच्चा बचपन में नहीं सुनता है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड चैप्टर आपको प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में रेस्पिरेशन इन प्लांट में दिया हुआ है। यस सर। तो फिलहाल ग्लाइकोलाइसिस तो आपने सुना होगा बचपन से, ग्लाइको इज द ग्लूकोज एंड द लाइसिस इज द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस देखो कहलाता है, ग्लूकोज इसमें देखो ऑक्सीडाइज हो जाता है, बदले में एटीपी देखो यहाँ आता है। यस सर। सो रेस्पिरेशन जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस के 10 रिएक्शंस होते हैं, और वो जो भी 10 रिएक्शंस होते हैं ना, वो एंजाइम के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ये एंजाइम डिपेंडेंट है। और ब्रीदिंग एक फिजिकल है, एक फिजिकल एक्सरसाइज है। तुम ब्रीदिंग करना चाहते हो, ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे जाओ। अगर आपकी बिल्डिंग में 10th फ्लोर है तो
या थर्ड फ्लोर है तो थर्ड फ्लोर पे जाओ, और फिर आओ, फिर जाओ और आओ, फिर आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। यस सर। सो इट इज़ अ फिजिकल एक्सरसाइज। ये ब्रीदिंग आपका जो सिस्टम है ना, फिजिकल एक्सरसाइज से इम्प्रूव होता है, पक्का। ये भी गो। सो ये एक एंजाइम नॉट रिक्वायर्ड, एंजाइम्स नॉट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर का आगे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंजाइम्स रिक्वायर। यहाँ पे ये प्रोसेस होने के लिए, रेस्पिरेशन होने के लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत हमेशा पड़ेगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना, वेरी गुड। तो अब ये बेसिक पॉइंट है जो आपको डिफरेंस बता देता है, और अब आपके माइंड को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कैसे रिलेटेड है और कैसे अनरिलेटेड है। ध्यान से सुनिए, कैसे रिलेटेड है उसके बारे में समझ लेते हैं। ब्रीदिंग में आप सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होगा अगर ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो, और अगर वो एनारोबिक है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं, इनफैक्ट तभी ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। क्या सर, जरूरत नहीं है ना, एनारोबिक है तो। आई थिंक ये जो दोनों टेबल है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। यस सर, वेलकम अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। यस सर। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन कहलाता है, बिना ऑक्सीजन के ये हो नहीं पाता है, और इसको होने के लिए हमेशा और हमेशा ऑक्सीजन चाहता है, इसीलिए तो हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह जाता है। सो इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नॉट नीडेड। यस सर। तो ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। यस सर। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। आपको ये समझना होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ध्यान से समझिए। दोनों में कॉमन चीज ये है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होगा दोनों में वो ग्लूकोज ही होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो भी फूड की जरूरत होगी, मतलब फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। यस सर। लेकिन जब इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होगा और इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। जरा वो डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। जब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होगा तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, C6H12 O6 plus 6 O2, it is converted into 6 CO2 plus 6 H2O plus ATP plus heat। ये सब एनर्जी के रूप होते हैं। हीट इज एनर्जी का फॉर्म है, एटीपी इज केमिकल एनर्जी का फॉर्म है। यस सर। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आप जरा देखिए, जरा यहाँ पे फोकस कीजिए। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी। तुम लोग भी बोल सकते हो, भी रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग क्लास में ले रहे हैं तो क्लास में रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, आप भी सुनते जाइए। तो ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? तो आप सभी ने बोला कि ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, दोनों एक दूसरे के साथ है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। इसमें कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन इसका मतलब ऑर्गेनिक चीज, ऑर्गेनिक चीज, इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक चीज इनऑर्गेनिक चीज में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ग्लूकोज की 100% तरीके से वाट लग जाती है। अगर ग्लूकोज 100% तरीके से, अगर कोई भी ऑर्गेनिक चीज 100% तरीके से ब्रेक होगी
तब वो जाके इनऑर्गेनिक बनाती है। आई गिव यू एग्जांपल, जैसे जब यही ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा C6H12O6, मैंने आपको 10th में पढ़ाया था। 10th में क्या मैंने बताया था आपको कि ये रिलीज करेगा इथेनॉल C2H5OH। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना होगा क्योंकि बाहर चला गया। यस सर, ओके। सो ये C2H5OH, आपने अल्कोहल नाम सुना होगा, सुना है अल्कोहल? यस सर, ओके। अल्कोहल के साथ साथ यहाँ पे +2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है, प्लस CO2 रिलीज होता है। आपने सुना है ये? तो यहाँ पे रिएक्टेंट में ग्लूकोज है, दैट इज ऑर्गेनिक है, बट प्रोडक्ट में इनऑर्गेनिक है। यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑर्गेनिक है, दिस इज ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक, एंड प्रोडक्ट में भी ऑर्गेनिक है। अच्छा, ऑर्गेनिक गिविंग राइज टू ऑर्गेनिक, इट मीन्स ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट है। ऑर्गेनिक गिविंग राइज इनऑर्गेनिक, रिएक्शन कंप्लीट है। रिएक्शन मतलब 100% ग्लूकोज अभी ब्रेक हो गया है, या 100% ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, कर लो कि नहीं कर लो, ना फोकस है एवरीबॉडी। तो लोग दारू क्यों पीते हैं? लोग दारू इसलिए पीते हैं क्योंकि ये जो ग्लूकोज की जो एनर्जी है ना, वो अभी इस अल्कोहल में प्रेजेंट है। क्योंकि ऑर्गेनिक गिविंग ऑर्गेनिक, व्हेन ऑर्गेनिक गिविंग ऑर्गेनिक, इट मीन्स इट इज प्रोड्यूसिंग ओनली 2 ATP, बट व्हेन ऑर्गेनिक गिविंग इनऑर्गेनिक, इट इज गिविंग 38 ATP। वाओ, वो 36 ATP कहाँ है? अरे इसी के अंदर है, पियो लो। डू यू अंडरस्टैंड? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो वो एनर्जी जो बची हुई एनर्जी है 36 ATP की, दैट इज कंजर्व्ड इन दिस मॉलिक्यूल। इसलिए लोग इसको पी के फिर फैट बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट कर लेते हैं, क्योंकि इस इथेनॉल को लीवर फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और वो फिर वो ग्लूकोज बढ़ेगा। तो अगर आप कुछ काम वाम करोगे तो ठीक है, काम नहीं करोगे, पी के सो जाना है, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बियर, वाइन, विस्की सब पीने के बाद आप फैटी हो जाते हो। लोगों को लगता है ताकत आ गई, नहीं, फैट बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? बिकॉज ये ऑर्गेनिक है। लेकिन एक दूसरा रिएक्शन भी होता है जो विराट कोहली के मसल्स में होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हमारे मसल्स उतना काम ही नहीं करते कि उनको लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़े। जब हमारा मसल्स एक्सट्रीम कंडीशन पे काम करता है, एक्सट्रीम कंडीशन पे, तब वो जाके एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। लेकिन हमारा आरबीसी ये रिएक्शन करता है, क्योंकि आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया चाहता है, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रह पाता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन कुछ एरोबिक बैक्टीरिया कर सकते हैं, क्योंकि उस पर माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ये डिटेल आपको सेल यूनिट में, मतलब तीसरे यूनिट में बताया जाएगा इस चीज़ को। यस सर, ओके। ना फोकस करो, आपको यहाँ पे समझना है, ये लैक्टिक एसिड देगा, 2 ATP देगा, और ये आपको 2 ATP देगा और CO2 देगा। यहाँ पे CO2 आया? नहीं आया। यहाँ पे CO2 आया। तो डिफरेंस क्या रहेगा? पहला डिफरेंस रहेगा मोर ATP प्रोड्यूस, मोर ATP प्रोड्यूस। हाँ बोलो। यहाँ पे क्या लिखेगा? ओनली 2 ATP प्रोड्यूस, ओनली 2 ATP। देखा बघा, इथे 2 ATP लिहिला, इथे पण 2 ATP लिहिला। यस, सो ओनली 2 ATP प्रोड्यूस, है ना? स्पेस दिख रहा है? हाँ, चलो 2 ATP। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा? ऑर्गेनिक गिविंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज occur, complete oxidation of glucose। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक गिविंग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक गिविंग अनदर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक गिविंग अनदर ऑर्गेनिक। लैक्टिक एसिड इज अ हाइड्रोकार्बन, तो वो एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक गिविंग ऑर्गेनिक मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो मैं आई राइट हियर, यू कैन ऑल्सो राइट हियर, नो यू राइट देयर, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। पॉइंट टू बी टेकन, आई थिंक इट इज क्लियर। देन हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ।
अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे CO2 संबर पे की संबर 100% प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होगा नहीं भी। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो होगा, अगर लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन होगा तो CO2 हाँ हाँ, CO2 ना ना, CO2 ऑलवेज हाँ हाँ। यस सर, मैं लिखता हूँ CO2 ऑलवेज हाँ हाँ, ऑलवेज प्रोड्यूस CO2 में और वेरी गुड, में और may not produced। पढ़ सर, आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, वेरी गुड। और भी क्या डिफरेंसेस है? झाला इतना बहुत है। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसको होने के लिए आपको साइटोप्लाज्म की जरूरत है, साइटोप्लाज्म की जरूरत है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। सो it require साइटोप्लाज्म। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन होंगे, जैसे एरोबिक बैक्टीरिया है ना, एरोबिक बैक्टीरिया कुछ एक्सेप्शन हमेशा होंगे जो कि अपने साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर लेते हैं, मतलब अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनका हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का जितना भी एंजाइम्स है ना, वो सारा एंजाइम्स वो कहाँ रख लेते हैं? अपने मेम्ब्रेन में रख लेते हैं। उस स्पेशल मेम्ब्रेन को मीसोसोम बोलते हैं। मीसोसोम आपको सेल यूनिट में सीखने को मिलेगा, चाहिए तो आप रेड रिबन में लिख सकते हैं। हमेशा नीट सवाल पूछते हैं कि बैक्टीरिया के कौन से पार्ट को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, तो या माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा बोलते हैं, तो मीसोसोम, MESOSOME, मीसोसोम। इंडिया, इट रिक्वायर्स साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। या सर, इज दैट क्लियर? और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओनली साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की जरूरत होती है, बस लिख दो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसको होने के लिए साइटोप्लाज्म की जरूरत होती है। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। देन वी मूव ऑन टू लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, वो तो बात आपको पता चलनी चाहिए। यस सर। सो मुझे बताइए कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन से? पहले हम एना से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एरोबिक वाले तो एवरीबॉडी इज एरोबिक वाला। यस सर, मैं बायोलॉजी वाला। सो आप मुझे बताइए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। तो विल टॉक अबाउट द एग्जांपल। सबसे पहला इंसानों से स्टार्ट होते हैं। आरबीसी, इंसानों का जो आरबीसी होता है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा? हम लोग अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं कि लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड। अल्कोहल प्रोड्यूस करते तो बाहर से नहीं पीते, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो लोग पीते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आरबीसी एंड इंसानों का मसल्स, विराट का मसल्स, लेकिन हमारे पास भी मसल्स है, कभी कभी हम भी 10 लोग चल लेते हैं। सो मसल्स, ये मसल्स कब करेगा? जब एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो अपने मसल्स को, तब उसका मसल्स का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो और ग्लूकोज पी के भाग रहे हो। ग्लूकोज, ये जो खिलाड़ी होते हैं वो हर ओवर में ग्लूकोज पीते हैं ना, बॉटल, उसमें ग्लूकोज रहता है, पानी नहीं रहता है, मतलब पानी रहता है, पानी में ग्लूकोज रहता है। तो ग्लूकोज वो पीते हैं, लेकिन वो क्या नहीं पीते, उनको वेंटिलेटर ला के ऑक्सीजन ले लो भाई, ऑक्सीजन नहीं देते ना। तो ऑक्सीजन तो ये लंग से ही लेना है, लेकिन वो थक गए, मसल्स में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो गया, लेकिन ग्लूकोज पीते जा रहे हैं। तो वो ग्लूकोज अभी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, ये लैक्टिक एसिड जमा होगा। आपने कुछ खिलाड़ियों को देखा होगा, मोस्टली अगर आप सचिन तेंदुलकर के वक्त में पैदा हुए थे और उनका मैच देखते थे, तो वो कभी कभी 100 मार के भी आउट नहीं होते थे, लेकिन पैर में क्रैम्पिंग आ जाया करती थी, और फिर सहवाग जी को बुलाया करते थे भागने के लिए, और वो बस, याद है, रनर। तो वो क्रैम्पिंग क्यों आया करती थी उस समय, पता है आपको? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है।
लैक्टिक एसिड जमा हो गया तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में, मसल्स को रिलैक्स होने में डिफिकल्टी होगी, तो दैट विल रिजल्ट इन द पेन, तो बंदा भाग नहीं सकता है। यस सर, तो ये सारी चीजें आपको पता है। आरबीसी और मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और किस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? आपने इनका नाम सुना होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ऊपर से नीचे से दोनों तरीके से वो फ्लैट हो जाता है। प्लानेरिया उसका एक एग्जाम्पल कहलाता है, और दूसरा एग्जाम्पल उसका प्लानेरिया के अलावा टेपवर्म नाम की चीज सुनी होगी। टेपवर्म नाम सुना होगा आपने। लीवर फ्लूक नहीं सुना है? टेपवर्म हमको बचपन में बताया था, क्योंकि टीचरों ने सिखाया था हमको कि वो टेपवर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको मेजरिंग टेप होता है ना, वैसा वो फ्लैट रहता है, चपटा, है ना। तो ये जो टेपवर्म होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, टेपवर्म। क्यों, क्या जरूरत थी उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए? क्योंकि वो आपके इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में अल्वियोलाई है नहीं, है ना? अल्वियोलाई लंग्स में रहता है ना? तो यस सर, तो उसको टेपवर्म को इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। एस्कैरिस आपने नाम सुना होगा, एस्कैरिस, बैगवर्म नहीं सुना है? सुनो, अभी बोल रहा मैं। एस्कैरिस, ये लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, लेकिन ईस्ट एरोबिक करता है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तब वो एनारोबिक करेगा, और एनारोबिक करके हमारे लिए क्या बनाएगा? इसी को हम पैक करेंगे, सेल करेंगे। ईस्ट ही आपका ये फर्मेंट करके ये अल्कोहल बनाता है, और ये ईस्ट ही है जो ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, मिल्क ब्रेड, पाव, और कौन कौन से पाव होते हैं, पाव भाजी का पाव, जितना भी पाव होता है वो यही करता है, ईस्ट करता है। तो आपको कभी पाव खा के या ब्रेड खा के नशा सा लगा ऐसा अल्कोहल? नहीं लगा। पूछो क्यों नहीं लगा? क्योंकि अल्कोहल वो ऑर्गेनिक केमिकल कहलाता है। मैंने ऐसा सुना है, वोलाटाइल होता है। जैसे ही ब्रेड बन जाता है वो हवा में उड़ जाता है, लेकिन वो जो विस्की, वाइन, बियर होती है वो बॉटल बंद रहती है ना, तो अंदर रहती है। लेकिन ब्रेड में वो सब नहीं आता है। अंगूर खरीदो, अंगूर खाओ आप, पुराना अंगूर, ब्लैक वाला अंगूर जो पुराना है, मतलब या एक दिन लाओ उसको, एक हफ्ते तक रखो पुराना, उसको उस पर रिंकल्स आ जाने चाहिए, वो खाओ, देखो आपको नशा सा फील होगा। यस एग्जैक्टली, क्योंकि फल के सरफेस पे ईस्ट रहते हैं एनवायरनमेंट में। ये देखो ईस्ट यहाँ पे उड़ रहा है। यस सर, दे आर ईस्ट ओनली, ईस्ट रहते, बैक्टीरिया रहते हैं, और वो अंगूर को फर्मेंट करते हैं ऊपर से। तो आप एक हफ्ता पुराना अंगूर खाओगे ना, तो आपको नशा सा फील होगा कि आपको लगेगा कि आपने क्या लिया आज। यस सर, इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल बिकॉज दे विल डू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आई थिंक ये क्लियर है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें सभी के सभी एग्जाम्पल में प्लांट और एनिमल्स आ जाते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एरोबिक सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि एरोबिक में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। प्लाज्मोडियम नाम सुना है आपने? क्या होता है? एनीबॉडी नो प्लाज्मोडियम? पूरे क्लास में किसी को पता है व्हाट इज प्लाज्मोडियम? मलेरिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डेंगू के लिए किसी और को ढूंढते हैं, डेंगू वायरल है ना। और प्लाज्मोडियम वायरल है कि बैक्टीरियल है? वायरल है कि बैक्टीरियल है? प्रोटिस्टियन है, न वायरस है न बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा नाम तो सुना होगा। मोनेरा, मोनू का भाई प्रोटू, प्रोटू से निकला फंगू, फंगू का बाजू में प्लांटू, प्लांटू के बाजू में एनिमलू। तो ये 5 किंगडम होते हैं, तो ये प्रोटिस्टा में पाया जाता है। यस सर, प्लाज्मोडियम ये आपको मलेरिया कॉज करता है ना। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। अब आपको ये सीखना है कि व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ये पढ़ने के बाद हम ये लेक्चर को पैकअप करते हैं, है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वेलकम अगेन।
हम लोग बात कर रहे हैं इस समय एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में, देन दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ओवर. सो व्हाट वाज द पॉइंट नंबर, आई डोंट नो. सो पॉइंट अगर याद नहीं रहता है तो हम लिखते हैं ऐसा स्टार्ट. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ना. चलो फोकस करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों. जब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में, ध्यान से समझिए. हमने सांस ली, नाक से हवा अंदर गई, कहाँ पे गई? लंग्स पे गई. लंग्स और एटमॉस्फेयर, सांस ली लेकिन छोड़ी भी, जो लेता है वो रिलीज भी करता है ना. तो देयर इज अ एक्सचेंज. ऑक्सीजन आ जा, CO2 जा. यस सर, ऑक्सीजन आ, CO2 जा. ऑक्सीजन आ, CO2 जा. आना जाना लंग्स के लेवल पे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एंड लंग्स और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज को हम लोग एक्सटर्नल, बाहर हो रहा है ना, बाहर हो रहा है ना बच्चों, है ना. क्लियर, वेरी गुड. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मेनली हम लोग किस गैस के बारे में फोकस कर रहे हैं? ऑक्सीजन एंड CO2 के बारे में फोकस कर रहे हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 between lungs and surrounding medium. Yes sir, I think this part is very very clear to everybody. इसमें कोई डाउट आपको नहीं होता है ना. Now we move on to second type of respiration which is internal. ये थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान से फोकस कीजिए. इंटरनल रेस्पिरेशन. अब जब मैं इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि देयर विल बी एक्सचेंज बिटवीन टू स्ट्रक्चर. गैस कीजिए वो दो स्ट्रक्चर कौन से होंगे. इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके बॉडी के अंदर होगा, इसका नाम ही है इंटरनल. अच्छा, बॉडी के कितना अंदर? तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई. तो सेल से मैं बात नहीं कर रहा हूँ. सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू. हमको फाइनली ऑक्सीजन टिश्यू को देना है ना. टिश्यू बना के क्या बनाते हैं? ऑर्गन के अंदर कौन जाता है? ब्लड वेसल. वो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है ना. और टिश्यू और ब्लड, इधर देखो सब लोग, ये है टिश्यू और ये है ब्लड. ब्लड क्या देगा? ऑक्सीजन देगा. ब्लड ऑक्सीजन क्यों देगा? क्योंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है. जब मैं सांस लेता हूं, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, फिर वो ब्लड धीरे धीरे जाके टिश्यू के पास जाता है. इसीलिए तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? लाता है. तो ऑक्सीजन जो है ब्लड का टिश्यू के पास जाएगा. टिश्यू ऑक्सीजन लेके क्या करेगा? ये करेगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. मतलब पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा. और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्या रिलीज होता है? क्या बोलते हैं इसको? अच्छी बात है बॉडी के लिए? बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं. क्यों अच्छी बात नहीं? ये रीजन पता है क्या? व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर द बॉडी. इनफैक्ट ऑक्सीजन इज नॉट गुड फॉर द बॉडी. इस पृथ्वी का जो सबसे पहला पोल्यूटेंट है वो ऑक्सीजन है. ये आप सीखोगे यूनिट नंबर 7 में, 12th में, यूनिट नंबर 7. यस सर, ऑक्सीजन दुनिया का सबसे पहला पोल्यूटेंट है. जब इवोल्यूशन, ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो रही थी. लेकिन आपको अभी बाद में वक्त बदलता है, परिवर्तन संसार का एक महत्वपूर्ण नियम है. जो ऑक्सीजन पोल्यूशन था, अब ये ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु बन गई है. इसके बगैर पता चला ना आपको सेकेंड वेव में क्या चला था, है ना. यस सर, एवरीबॉडी फोकस हियर, कम ऑन. ये CO2 से क्या दुश्मनी है यहाँ पे सीख लेते हैं हम लोग. ये जो CO2, इधर देखो बच्चों, CO2 जब वाटर से कंबाइन होता है तो ये
H2CO3 होता है। अगर आपके बॉडी में CO2 ज़्यादा जमा हो जाए तो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएशन मतलब पार्टनरशिप फॉर्म करना, डिसोसिएशन मतलब पार्टनरशिप ब्रेक कर देना, यस सर। तो ये देगा आपको H+ एंड HCO3-। अगर आपको H+ मिलेगा, अगर आपको H+ मिलेगा तो ये आपके ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज करेगा। आपके ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 पीएच होता है हमारे ब्लड का। हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अगर ये 7.4 से ज़्यादा गया, कितना ज़्यादा मालूम है, 7.43 से ज़्यादा बढ़ गया, 44 हो गया, आप मर जाओगे। 7.38 से कम हो गया तो भी आप मर जाओगे। हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको 7.4 पीएच पे काम करने की आदत होती है। हमारा ब्लड, हमारा हीमोग्लोबिन 7.4 पीएच कैसे मेंटेन करता है वो इसी चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा, 10वें लेक्चर में, वीडियो नंबर 10 है ना, वीडियो नंबर 10 में सीखने को मिलेगा। फिलहाल आपको ये सीखना है कि CO2 वाटर से कंबाइन हो के देखो, कार्बोनिक एसिड वो बनाएगा, ये डिसोसिएट होके देखो, H+ HCO3- बनाएगा, H+ एसिडिटी को बढ़ाएगा, ब्लड का पीएच कम कर जाएगा, बॉडी काम करना बंद कर देगा, इसलिए ये टॉक्सिक है, इसलिए हम CO2 को निकालते हैं। अभी समझा आपको। तो CO2 को निकालेगा कौन, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल में देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases, that is oxygen and CO2 between blood and tissue। any issue, ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना। तो ध्यान से सुनो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा होगा। ये जो फाइनली ये जो ऑक्सीजन जो होता है ना, वो किसको मिलता है, सेल को मिलता है, क्योंकि टिश्यू इज मेड अप ऑफ, और सेल फिर क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेल क्या परफॉर्म करता है, और वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, कॉल्ड रेस्पिरेशन इन प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आज के चैप्टर में, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको ये ऑक्सीजन टिश्यू को दे देना है। टिश्यू क्या करता है उसका अपने को लेना देना इस समय नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है। एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन टिश्यू को कैसे मिला, यही चीज इस चैप्टर में सीखनी है। मतलब आपको सीखना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और विल सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद, बाय।